नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है जिज्ञासा जी। आपको माइक भी ऑन करिए। हाँ ऑन नहीं है? हाँ, आवाज हो नहीं गया आ हो रही? गया हो गया। आ रही। आपको भी सभी को शुभ संध्या, नमस्कार, गुड नमस्कार। इवनिंग सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। जी जिज्ञासा जी, आपका पथगामिनी के मंच पर, पथगामिनी के परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। और मैं मंजुला श्रीवास्तव, पथगामिनी की संस्थापिका, समस्त पथगामिनी परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपको बहुत ढेरों शुक्रिया। शुभकामनाएं। बहुत देखिए, शुक्रिया विजय दीदी। लक्ष्मी दीदी जुड़ गई हैं। हमारे श्रोतागण जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलेंगी आपको, लघु कथाएं सुनने को मिलेंगी। विजय लक्ष्मी दीदी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हमें पता नहीं जानते कि नहीं, लेकिन कुछ लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आज हमारे मंच से सुप्रसिद्ध लघु कथा मर्मज्ञ लखनऊ से जिज्ञासा सिंह जी आई हुई हैं। और आप सुनेंगे और देखेंगे कि ये कितनी अच्छी कहानियां, इनकी पकड़ कितनी अच्छी है। ये ऐसे कहानीकार हैं कि जो कथा सागर, वागर्थ और हंस जैसे पत्रिकाओं में भी आपकी कहानियां छपती हैं। 100 से ज्यादा, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बहुत ज्यादा इन्होंने कहानियों का लेखन किया है, लघु कथाओं का लेखन किया है। और बहुत मुश्किल से आप पकड़ में आती हैं, बहुत व्यस्त रहती हैं। आपकी व्यस्तताओं के बीच में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अनुजा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनुजा जी आपका। और मैं चाहूंगी जिज्ञासा जी से कि चूंकि लघु कथा ये लिखती आई हैं और काफी समय से, एक लंबा समय हो गया इनका लिखते हुए और काफी कुछ लिखा हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा टिप्स बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि जी लघु कथा के लिए प्लॉट कैसे मिलते हैं, और प्लॉट में कितने शब्दों के होने चाहिए, कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए। लघु नाम पड़ा है तो लघु का कुछ तो पैमाना होगा, मापनी होगी कि जी वो कहाँ तक कितनी बड़ी लिखी जाए, और उसको शुरू करने का, एंड करने का क्या क्या विशेषता है, लघु कथा की विशेषताएं क्या। कहानियों का तो सब जानते हैं कि हाँ जी चलो, लंबी चौड़ी कहानियां 4 पेज 5 पेज 6 पेज लिखते जाओ जब तक कि एंड ना हो जाए, जब तक उसका एंड ना मिल जाए लिखते जाओ। लेकिन लघु कथा कैसे एंड करेंगे, कैसे समापन करेंगे, उसके बारे में हम चाहेंगे कि जिज्ञासा जी कुछ हमें अपना ज्ञान लाभ दें, तो बड़ा अच्छा होगा कि हम भी थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी जी मैं फटाफट कहूंगी कि सब लोग शेयर करें जल्दी जल्दी और लोगों को जोड़ें। हमारे श्रोताओं से निवेदन है कि फटाफट जुड़ें, आए और देखें कि लघु कथा का टिप्स क्या है, कैसे लिखा जाता है। क्योंकि देखिए जिज्ञासा जी, होता क्या है, लघु कथा बहुत जी लोग लिखते हैं, एक जी दो जी मैंने भी लिखी हैं, लेकिन एक अंदाजा पे लिखा है। जी मान लिया है लोगों ने लघु कथा, लेकिन एग्जैक्ट उसका क्या मापनी है, क्या तरीका है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में नहीं पता होता है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप पहले लघु कथा के बारे में थोड़ा सा अपना ज्ञान मुझे दें, श्रोताओं को जी दें, उसके बाद अपनी लघु कथा शुरू करें। आपका बहुत जी बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। शुरुआत के जी लिए आपका स्वागत है, और आपको छोड़ जाती हूँ श्रोताओं के साथ, और मैं जाती हूँ पर्दे के पीछे, ताकि लोगों को शेयर कर सकूं, एक लोगों को जोड़ सकूं, याद दिला सकूं लोगों को कि हम कहानी एक चल रही है, आप लोग आइए। बताइए। जी एक बात सही कर दूं कि मेरी हंस और वागर्थ में मेरी कहानी नहीं आई है, और अन्य हम्म पत्रिकाओं में आई है मेरी कहानी। हम्म और अच्छा। मैं सही कर दूं, और मैं आपने जैसा कहा कि लघु कथा के विषय में मैं कुछ बताऊं, तो मैं जितना मैं जानती हूं उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। फिर उसके बाद मैं अपना जरूर लघु कथा जरूर और जरूर कहानी जरूर, तो आप श्रोताओं के साथ जुड़े रहिए, मैं जाती हूँ पीछे लोगों को जोड़ने, फटाफट बुलाने, बुलवा देने, बुलवा दे चुकी हूँ, लेकिन फिर से जाती हूँ रिमाइंडर के लिए उनको। तो आप जी को छोड़े जाती हूँ उनके साथ, और मैं जाती हूँ। नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, निवेदन जी करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। जी जी आइए। नमस्कार। अवश्य। नमस्कार, आभार दी। पथगामिनी के पटल पर मंजुला श्रीवास्तव दीदी ने मुझे आमंत्रित किया है। सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सभी साथियों को मेरा सादर अभिवादन। और जैसा कि दीदी ने अभी कहा कि लघु कथा क्या है, उसका तत्व क्या है, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं,
लेकिन जितना जानती हूँ मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगी। मेरे लिए लघु कथा क्या है, जैसा मैं सोचती हूँ, मेरे हिसाब से हर रचनाकार जीवन पर्यंत सीखता है और सीखते रहना भी चाहिए। उसी तरह मैं भी लघु कथा के पुरोधाओं, लघु कथा के मर्मज्ञों से अभी तक सीख ही रही हूँ और उस लिहाज से जितना समझ पाई हूँ उसके अनुसार हिंदी साहित्य लेखन की विविध विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, कविता में भी छंदबद्ध कविताएं, गीत नवगीत हैं, उसी प्रकार लघु कथा की भी एक विशिष्ट पहचान है। कुछ लोग छोटी छोटी कहानी को भी लघु कथा मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। लघु कथा अपने आप में एक स्वतंत्र और परिष्कृत विधा है और जो हिंदी साहित्य में इस समय बहुत ही तीव्र गति से लिखी जा रही है और उस पर विमर्श भी बहुत चल रहे हैं। सर्वप्रथम लघु कथा लिखने के लिए हमें लघु कथा पुरोधाओं की लघु कथाएं पढ़नी चाहिए और समझना होगा कि उसका मूल तत्व क्या है। काफ़ी कुछ हम उससे सीख सकते हैं। लघु कथा लेखन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर लघु कथा लिखी जा रही है। जो कुछ मैंने सीखा है उसके अनुसार लघु कथा का विषय स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप क्या कहना चाहते हैं वो आपको बताना न पड़े, लघु कथा कह दें। कुछ बातें लघु कथा में अदृश्य होती हैं, अनकहा होती हैं, जिसके माध्यम से लेखक लिखता है और पाठक जो है समझ जाता है। ऐसी भी लघु कथाओं का चलन है। शब्द ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 500 शब्दों तक की लघु कथा लिखी जा रही है। वैसे तो ज़्यादा भी बड़ी भी लोग लिख रहे हैं, लेकिन 500 शब्दों की मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा शब्दों की लघु कथाएं बड़ी हो जाती हैं। लेखकीय प्रवेश नहीं होना चाहिए। लघु कथा का महत्वपूर्ण बिंदु है कि लेखकीय प्रवेश नहीं होना चाहिए। कि आप सोच रहे हैं उसको भी लघु कथा में डालें तो उस हिसाब से लघु कथा नहीं बनेगी। वो कालखंड दोष भी नहीं होना चाहिए। एक ही कालखंड में प्रारंभ होकर उसी कालखंड में लघु कथा को समाप्त करना चाहिए। आपने कोई दृश्य देखा, उस दृश्य को लेकर भी आप लघु कथा लिख सकते हैं। कोई घटना आपके जीवन में हुई थी पहले, उसको भी लेकर के आप लघु कथा लिख सकते हैं। और बस ये है कि लघु कथा उसी काल की होनी चाहिए। और अगर आपको पुराने परिदृश्यों को इस्तेमाल करना है, लाना है, तो उसके लिए आप जो है फ्लैशबैक में लिख सकते हैं। उसके लिए डायरी शैली भी है। बड़ी बड़ी लघु कथाएं लिखी गई हैं, लेकिन डायरी शैली में या फ्लैशबैक में लिखी गई हैं। ऐसी लघु कथाएं डायरी शैली में बहुत लिखी जा रही हैं। इसके अलावा लघु कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं पंचलाइन। आप लघु कथा जब लिखते हैं उसकी पंचलाइन का महत्व बहुत है। हालांकि पंचलाइन के बिना भी लघु कथाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन पंचलाइन अगर आपकी ज़बरदस्त है तो लघु कथा बहुत प्रभावशाली होती है और लघु कथा अपना असर छोड़ जाती है। मूल बात यह है कि लघु कथा बहुत सरल विधा नहीं है। उसको सीखना समझना है हमें, और किस तरह से हमारे वरिष्ठ लेखकों ने, पुरोधाओं ने, मर्मज्ञों ने लघु कथा को लिखा है उसको समझना है। उसी के आधार पे हमें लघु कथा लिखनी है। लघु कथा और लघु कथा में भी विशेष फ़र्क है। आपकी अगर लघु कथा है तो उसको इन मानदंडों पे खरा उतरना चाहिए। कुछ विशेष बातें और भी हैं, लेकिन वो लघु कथा विशेषज्ञ ही ज़्यादा अच्छा विमर्श उस पर देते हैं। मैं तो इसी आधार पे लिखती हूँ और जितना कुछ मुझे आता था मैंने बताने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। अनुजा जी, आपका बहुत स्वागत। विजयलक्ष्मी दी, आपका बहुत स्वागत। आप लोग मेरा हौसला बढ़ा रही हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी लघु कथा प्रारंभ करती हूँ। ये लघु कथा मैंने 1 साल पहले लिखी थी और इसको बहुत ही अच्छी पत्रिका में इसको स्थान मिला, इस लघु कथा को। और ये लघु कथा मेरी लघु कथा कलश में प्रकाशित हुई है। इसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है अतिरेक।
अतिरेक। मैंने कहा था ना, मत खेलो ठहरे हुए शांत सागर से। तुम्हारे खेल ने तुम्हें मुझे भी रसातल में पहुंचा दिया। तुम्हें क्या, तुम तो अकेली ही डूबी हो। तुम्हारा नाविक भी तैर कर किनारे जा पहुंचा, और मैं तुम्हारे बचपने भरे मजाक का शिकार हो अपने साथ अपने प्यारे नाविक के भी डूबने का कारण बनी। लहरों से जूझने के बाद सागर की तलहटी में डूबी नौका ने साथ में डूबी एक नई नवेली नौका से कहा। नवेली नौका ने भी हाजिर जवाबी की, इसमें तुम्हारा क्या दोष? दोष तो उस सागर का है जिसने अपनी लहरों को हमारे साथ बहने नहीं दिया, नहीं तो हम किनारे लग जाते। इसमें सागर का भी दोष नहीं, वो हमारी हठखेलियां तभी तक बर्दाश्त करेगा ना जब तक उसकी लहरें उसका साथ देंगी। अति तो हर जगह वर्जित है, फिर ये तो सागर है। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? देखो ना, आज भी हमें किनारे पहुंचाने के बाद वो बार बार हमें संदेश दे रहा था कि मैं थक गया हूं, मेरा ठहरने का समय है, नौका विहार बंद करो। परंतु हमने उसकी एक ना सुनी। सच, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचना चाहिए था हमें। देखो ना, परेशान होकर उसने हमें हमारे सहारे ही छोड़ दिया। अब ठहरे हुए सागर से खेलेंगे तो हमें वो पालना थोड़ी झुलाएगा, डूबना तो निश्चित ही है। ये मेरी लघु कथा थी अतिरेक। विजय लक्ष्मी दी जो है कुछ कह रही थी, चला गया है उनका मैसेज। ज्योत्सना जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप आ गई हैं मेरा हौसला बढ़ाने। मैं अपनी दूसरी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है खड़ी मूंछ। खड़ी मूंछ, ये मुहावरा आप सभी जानते होंगे, तो उसी का अंश मैंने खड़ी मूंछ शीर्षक रखा है। तो संवाद शैली में ये लघु कथा भी है। क्यों, आज बड़ी सफाई कर रहे हो? क्या कोई बात है? कोई आने वाला है क्या? ये सफेद दूधिया टेंट, नई कुर्सियां, आलीशान सोफा, ऊपर से लंबा चौड़ा ऊंचा स्टेज, जरूर कोई बहुत खास कार्यक्रम है। क्या है? नहीं नहीं साहब, किसी के आने की वजह से सफाई है। अब छोड़ो है करना, बता भी दो ना कौन आ रहा है। वैसे इतनी ही साफ झाड़ू आम दिनों भी लगा देते तो यूं दांत न चियाड़ना पड़ता तुम्हें। मिस्टर शर्मा सफाई कर्मचारी की नकल उतारते हुए बोले। इतराते हुए सफाई कर्मचारी ने भी जवाब दिया, मुझे तो कोई बताता नहीं साहब। हाँ, इतना पता है कि विधायक जी का सम्मान समारोह है आज अपने पार्क में। अच्छा, तभी आज इस बार मेंटेनेंस इतना ज्यादा लिया गया है। लेकिन विधायक जी तो पुराने वाले ही इस बार भी चुनाव जीते हैं। जी साहब, वह अपनी ही बिरादरी के हैं। चपरासी का हाथ अनायास ही मूंछों पर गया। शर्मा जी बोले, कुछ और भी फायदा होता है या यूं ही है करते रहते हो? कुछ नहीं साहब, और कोई फायदा तो है नहीं, बस हमारी शान बढ़ जाती है, काहे से विधायक जी अपनी बिरादरी के हैं। धन्यवाद। ये मेरी लघु कथा थी खड़ी मूंछ। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। मैं अपनी तीसरी लघु कथा पढ़ूंगी अब, जिसका शीर्षक है सच्ची आस्था। सच्ची आस्था। बेटा, वे खतरनाक हथियारधारी धर्म की आड़ में जान ले सकते हैं। मैं संभाल लूंगा माँ, आप संभल कर जाना। मैं नेताजी के साथ ही जाऊंगी गुरुद्वारे, वहां अन्य समुदाय के लोगों के साथ सेवा दूंगी।
लंगर छक कर आऊंगी बेटा। गेट खोलती हुई माँ बेटे को समझा ही रही थी कि अचानक नजदीक की झुग्गियों में रह रहे कामगार भागते हुए आए और उनके पैरों पर गिरकर चिल्लाने लगे, बचा लीजिए मेम साहब, बचा लीजिए, आओ अंदर आओ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? आप तो जानती ही हैं शहर में कौन सी हवा बह रही है। दंगाइयों ने नाले के दूसरी तरफ की झुग्गियों में आग लगा दी है और लोगों पर हमला कर रहे हैं। अभी कुछ लोग हमारी तरफ भी घूम घूम कर झुग्गी खाली करने को कह रहे थे। अगर हम खाली नहीं करेंगे तो हम पर भी हमला हो सकता है। मनविंदर कामगारों में से कुछ को अच्छी तरह पहचानती थी। उन्होंने उन सबको सामने की सीढ़ियों से छत की तरफ जाने का इशारा किया। पीछे से खुद भी चढ़ते हुए उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देते हुए अपने बेटे से बोली, बेटा जरा नेताजी को फोन मिलाकर बोल दो, आज मैं घर ही में अरदास करूंगी। ये थी मेरी तीसरी लव कथा, जिसका शीर्षक था सच्ची आस्था। अब मैं सोच रही हूँ ये कहानी पढूं, उसके बाद फिर जो है लव कथा पढ़ूंगी। कहानी का शीर्षक है प्रतिशोध। ज्योत्सना जी बहुत आभार, आपका कमेंट मुझे मिला, बहुत सही, बहुत शुक्रिया। आप स्वयं में लव कथा की बहुत बड़ी मर्मज्ञ हैं और बहुत अच्छी लव कथाएं लिखती हैं। मैं एक कहानी पढ़ूंगी, प्रतिशोध। ये कहानी मेरी रचना उत्सव पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो कहानी का शीर्षक है प्रतिशोध। तुम कहते हो ना तुमने आग नहीं देखी, तुम कहते हो ना तुमने आग नहीं देखी। आग देखनी हो तो झांक के कभी पानी में देखना, तुम्हें दिखेगी। आग बहती हुई स्याह रंग लिए, स्याह जैसे जैसे पानी में फैलेगा नीला होता जाएगा, नीली बूंदों में झलझलाएगा। हल्का पीला रंग, वही हल्का पीला बह बह कर आगे फिर मटमैला होगा, मटमैला निथरेगा और निर्मल पानी हो जाएगा, आग का परावर्तित रूप, जो अब भी आंखों में झिलमिला रहा है, ये कहते हुए कि पानी बनना ठीक है, पानी बनो और समय के साथ बह जाओ। यहाँ आग केवल और केवल खुद को ही जलाती है। जगराना नटिन आज फिर अपने 40 सदस्यों के बेड़े के साथ सफर पर है। सफर कोई यात्रा नहीं है, ये ऐसी यात्रा है जो उसकी 7 पीढ़ियों से सतत जारी है, और जारी है वो संघर्ष जिसके दायरे में आती है सबसे बड़ी आग। ये कोई आम आग भी नहीं, ये आग है पेट की, भूख की। ये यात्रा थके हुए रंगों भरे सफर के बाद अपना डेरा डालेगी। इस डेरे का अगला पड़ाव अब कोई गांव या नगर नहीं है, क्योंकि लोग अब नटों का करतब देखने के बजाय तरह तरह के नए मनोरंजन में डूबे हैं। मजबूर नटबेड़िया जाति अब मजदूरी करने पर उतर आई है। एक और भी कारण है उनके मजदूरी करने का कि वे भिखारी नहीं हैं, वे कर्तव्य लोग हैं। अब अगर लोग उनकी कला नहीं देखना चाहते तो क्या वे भिखारी बन जाएं? कुछ नट कुंबों ने धंधा छोड़ के भीख मांगना प्रारंभ किया तो लोग उन्हें भिखारी कहकर दुत्कारने लगे। सामाजिक अवहेलना और हिकारत देखकर जगराना ने अपने कुंबे को गुरमंत्र दिया कि हम भीख नहीं मांगेंगे, हम सीना ठोंक कर काम करेंगे और एक दिन इसी समाज में अपना हक लेकर अपने बच्चों को जिंदगी जीने की मुख्य धारा में शामिल करेंगे। इसी व्यवस्था को तलाशता ये खाना बदोश लोना कुंबा आज शुगर मिल के अहाते में डेरा डालेगा। अभी तक यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे कस्बे में एक अस्पताल में करीब 6 महीने से ये लोग मजदूरी कर रहे थे कि अचानक कुंबे की उम्र दराज मुखिया जगराना का फरमान जारी हुआ कि अब हम दूसरी जगह डेरा डालेंगे। वहीं अस्पताल के प्रांगण में ही उसे किसी ने नई शुगर मिल बनने की बात बताई और मिल के मालिक को अपना मित्र बताकर
बात करवा दी। लोना कुंबा अब मिल प्रांगण में निवास बनाने में लगा हुआ है। 75 बरस की पतली दुबली सामान्य कदकाठी की जगराना केवल महिला ही नहीं, वह नटों में मातृसत्ता की परिचायक है। नटों के बड़े कुंबे को उठाए उनकी खोपड़ी जो चांद पर पूरी तरह गंजी है, कहते हैं कि पहले बहुत सुंदर घने बालों वाली थी। अब बिन आदत के ईंट ढोने से वो गंजी हो गई है। वे श्रम की ठेकेदार हैं, ना कि शारीरिक सुंदरता की। हालांकि नटने अपनी सुंदरता से जाने कितने राहगीरों, सहश्रमियों, यहाँ तक कि ऊंचे बड़े ओहदेदारों को अक्सर घायल करती रहती हैं, पर मजाल है जगराना की नज़र से कोई शिकारी बचकर निकल जाए। उनकी जवानी की किस्सा गोई कुनबे की अगली जमात के लिए मनोरंजन के साथ ही प्रेरणा भी है। संजय गुप्त जी आ गए हैं, उनका बहुत स्वागत है। मैं कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। जगराना की किस्सा गोई कुनबे की अगली जमात के लिए मनोरंजन के साथ ही प्रेरणा भी है। जगराना की नज़रों और कानों से बच के कुनबे में किए जाने वाला कोई भी काम चोरी है। वे कर्मकांडों और झाड़ फूंक में भी माहिर हैं। झाड़ फूंक करने तो वे दूर तक बुलाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चा होने पर दाई का काम भी बड़ी सुघड़ता से करती है। उनके देखरेख में जच्चा बच्चा का बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्या पढ़े लिखे, क्या धन्ना सेठ, उनके हाथों में जाने कौन सा जादू है कि लोग उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। कहते हैं एक बार उनका डेरा रास्ते से गुजर रहा था और लोनीकोट के राजा की गाड़ी भी उधर से ही गुजर रही थी। गाड़ी में चीत्कार मचा हुआ था। राजा आगे गुमसुम और उदास बैठे थे। रानी अपनी गोद में नवजात राजकुमार को लिए रो रही थी। पूछने पर पता चला कि रानी के कोई औलाद नहीं थी। 15 साल बाद वे गर्भ से थीं। डॉक्टर के यहाँ इलाज चल रहा था, पर यह बच्चा सतवासा पैदा हो गया और अब बचने की कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर ने हाथ लगाने से मना कर दिया और अब वे लोग राजमहल लौट रहे हैं। राजा रानी के दुख से मरमाहत जगराना ने अपने मंत्रों और जड़ी बूटियों से राजकुमार की देह में जान पहना दी थी। उस दिन राजा और रानी ने उन्हें 100 बीघे जमीन और जीवन भर के लिए उनके समाज को गोद लेने की पेशकश की थी, लेकिन जगराना ने हाथ जोड़ लिया था। बच्चे की जान के बदले वो राजा साहब के सामने झुक गई थी। राजा ने उसी दिन उनके कुनबे का नाम लोना कुनबा रख दिया था। वो दिन और आज का दिन पूरे नट बिरादरी में जगराना के कुनबे को खास इज्जत थी। किसी की मजाल नहीं थी कि जगराना पर कोई उंगली उठा सके। ना पुरुष ना स्त्री, कोई भी उनके प्रभुत्व को आज तक कम नहीं कर पाया। मुखिया होने के साथ साथ वे कुनबे की तीसरी सबसे बुजुर्ग भी हैं। साथ में मायके का पूरा परिवार रहता है, तो ससुराल से देवर और ननद भी सहचरी हैं। उन्हें जगराना का शासन बर्दाश्त नहीं, इसलिए वे चलते तो साथ ही हैं, लेकिन अपना डेरा जगराना की नज़रों से बचाने के लिए कुनबे से अलग ही राह बनाते रहते हैं। जोमई नट जगराना का सगा भतीजा है, जिसके 3 बेटियां और 2 बेटे 40 सदस्यों की मंडली का हिस्सा हैं। वहीं जगराना की बहन का पूरा परिवार वर्षों पहले से जगराना को अपना मुखिया मान चुका है। बड़ी बहन की सबसे बड़ी बेटी साकिया जगराना के बाद मुखिया का दायित्व निभाती है। कहने को तो मंडली का मूल निवास नेपाल और भारत की सरहद पर है कहीं पर, लेकिन हैं वे खाना बदोशी। जहां जाते हैं वहीं तंबू गाड़ के 4-5 अलग अलग झुग्गियां बना लेते हैं। एक झुग्गी में 5 या 6 लोग साथ साथ रहते हैं। 10 साल से कम उम्र बच्चों की कोई गिनती नहीं होती। वे कहीं भी चाची, मौसी, ताऊ, फूफा किसी के साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं। राशन और अन्य खर्चा हर सदस्य का अपना अपना, अपनी अपनी झुग्गी का अपना अपना राग बजता रहता है। उनके कुनबे में मनुष्यों का जमावड़ा तो है ही, जानवर भी अपने रिश्तेदारों से बंधे हुए हैं। एक बूढ़ी भैंस के परिवार में 3 भैंसों के अलावा 4 जवान भैंसें, 3 पड़ा और 5 पड़ियाँ भी हैं, तो 2 बूढ़े कुत्ते, 3 बूढ़ी कुतिया के साथ साथ जवान कुत्तों, कुतियों और उनके पिल्ले पिल्लियों की बाढ़ है। और तो और पंछियों में मुर्गा मुर्गी तो इतने हैं कि एक दड़बे की जरूरत पड़ती है, जिससे स्थानांतरण में उन्हें आसानी रहती है। हाँ, मेहमान के तौर पर तरह तरह के पंछी उनके डेरे पे उड़ते भी रहते हैं। ऐसे पंछी अक्सर कुनबे पर मंडराते हैं और किसी सुंदर नए गुलाबी पंखों वाली मुर्गी को अपने सुनहरे पंखों का फड़फड़ाना दिखाते हैं। कभी कभी आसमानी कलाबाजी के करतब का प्रदर्शन मुर्गियों के दिल को इस कदर घायल कर देता है
कि मुर्गियां उन पंछियों के बराबर उड़ तो पाती नहीं, पर उड़ते हुए पंछी के साथ दौड़ने की लालसा नहीं छोड़ पाती। फड़फड़ाकर उड़ना, फिर दौड़ना, फिर उड़ना, फिर दौड़ना उन्हें अनजाने छोर तक पहुंचा देता है। कुछ क्षण के लिए आसमानी सुनहरा पंख, गुलाबी कोमल पंखों का सहचर होना, एक फूलों वाली शाखा पर घोंसला बनाने का स्वप्न दिखा जाता है। स्वप्न का क्या कहें, स्वप्न में बने घोंसले रहने के समय अक्सर तितर बितर ही हो जाते हैं। भाग दौड़कर कितना भी समेटो, वे बनते ही नहीं। एक सिरा बनता है तो दूसरा उधड़ ही जाता है। एक तिनके के पीछे भागते भागते स्वप्न में बना हुआ घोंसला इतनी दूर हो जाता है कि लौटने पर रास्ते ही आपस में गड्ढमट आड़े तिरछे नजर आने लगते हैं। अब या तो उन गड्ढों में उतरो या किनारे से निकल लो या फिर लौट लो, पर कहाँ? स्वप्न पीछा भी तो नहीं छोड़ता। वो जड़ से हिलाता है, तोलता है, मोलता है, फिर झट डंडी मार अपने तराजू में दोबारा चढ़ा लेता है और पुतलियों में विधा हुआ अपने मन मुताबिक टका सेर के भाव तोलता हुआ चलता है। करे तो क्या करे, ऐसे स्वप्नों का स्वाद ही इतना निराला होता है कि उड़ भले न पाओ, पर प्यासा मन उड़ान पर जाने की लालसा नहीं छोड़ पाता। कभी कभी स्वप्नों की दुनिया के चोचले से अनजान कोई मासूम गुलाबी परिंदा जब स्वप्नों के दलदल के सागर में बह जाता है और गहरे तक उतर डूबता उतराता फंस जाता है, तो उसे कोई चंचल गोल्डन फिश नहीं बचा पाती। उसे फिर धारदार दांतों वाली शार्क सरीखी कोई चैतन्य मछली ही शिकारी से बचाने का उपाय कर पाती है। अब चार मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर सागर का लाल होना तय है। आज की भोर जगराना के आसमान के सागर को लाल होने से बचा गई है, पर शोर है कि सागर का पानी लाल होने वाला है। अब ये लाल पानी किसके लहू से होगा? गुलाबी पंखों के नुचने से, या आसमानी सुनहरे पंखों के कटने से, या कुछ और? चढ़ता हुआ सूरज अपना ताप और चढ़ाने को आतुर है। वहीं रात को चढ़ा चांद देहरी पर उतरकर अपनी शीतल छांव से सूरज की किरणों को ओस की बूंदों की मालिश दे रहा है। देखते हैं मालिश शीतलता देती है या रगड़ से और गर्मी बढ़ा जाती है। इससे पहले लाल पानी के सागर की तेज लहरें फटाफट गिरें और अपने छींटे से जगराना के कुनबे को लाल करें, साकिया ने मोर्चा संभाल लिया है। उसके जिंदा रहते कुनबे पर लाल छींटे? किस चिरोटे ने उड़ती चिड़िया की छाती का दूध पिया है? साकिया खाना बदोशी कुनबों की शान, जगराना के बाद शासन सत्ता की उत्तराधिकारी है। मर्दाना डील डॉल पर लटकती रूखे भूरे बालों की दो लंबी चोटी, चोटी में धागे की गुथी काली चौरी, चौरी में लटके लाल फीते, लाल पीले हरे नीले 4-5 लटकनों में जानवरों के छोटे बजनूदार घुंघरू और मुंह में परमानेंट भरी पान मसाले की पीक उसकी पहचान है। एक बोलोगे 4 पाओगे का हिसाब जेब में रखकर चलती है साकिया। बोलकर तो कोई भी माई का लाल आज तक निकल नहीं पाया है। 4 खसम ऐसे ही नहीं छोड़ दिए हैं, फिर भी कोई परवाह नहीं। जब चाहेगी मिनटों में नया खसम ढूंढ लेगी। चैलेंज है, करके देख लो। तीसरे वाले ने किया था, 1 घंटे में बिना साकिया के हो गया था। अब ये चैलेंज ही चौथे को डरा रहा है, नहीं तो अब तक साकिया के चरणों में 5वां भी गिर चुका होता। ढीली स्त्रियां कुनबे को ढीला कर देंगी, किसी भी तरह का ढीलापन उसे बर्दाश्त नहीं। मौसी का जमाना जा रहा जो शीतल लेप से काम चल गया। साकिया के हिस्से की बागडोर में आग की लेपन है और ये आग लाल बूंदों को भस्म करेगी। ऐसी लाल बूंदें उसने अपने 38 बरस के बसंत में कभी भी लपटों पर नहीं पड़ने दी हैं। जब भी लाल बूंदें उसके कुनबे की आग के ऊपर पड़ने को आतुर होती, वो पहले तो मौसी के शीतल लेप से शांत की जाती, और जब लेप शीतल हो जाता तो उस पर रोगन होता है आग का। लाल छींटे आज फिर शीतल लेप की ड्योढ़ी लांघकर झुग्गियों की ड्योढ़ी पर दस्तक दे रहे हैं। मातृसत्ता में चीत्कार है। झुग्गियों की ड्योढ़ी पर साकिया का शासन भविष्य में होने वाला है। उसकी सत्ता को कौन गीदड़ चुनौती देकर चला गया है? उसे कोई सच क्यों नहीं बता रहा? आखिर मसला क्या है? मौसी किसको बचाना चाह रही है और क्यों? किसके सतीत्व का हनन हुआ है? उसके कुनबे में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर कभी कुछ हुआ है तो न्याय हुआ है। आज जगराना के शीतल लेप का बस इतना असर हुआ है कि कुनबे में वितरित होने वाला सूरज का ताप ढलकर शाम में ढल गया है। हर झुग्गी के आगे
पानी का छिड़काव हो चुका है। मच्छरों को भगाने के लिए भूसे और पुआल को जगह जगह जला दिया गया है। चिड़ियाँ घोंसले में जा चुकी हैं। उन्हीं के साथ भैंस कुनबे ने चारा ठूंसने के बाद पानी पीकर जुगाली भर ली है। अब टट्टर के नीचे बैठकर आराम से मच्छर उड़ा उड़ा के पगुराएंगे। कुत्ते जाने कहाँ से एक गट्ठर खून सनी लत्ते की गठरी और जानवरों की हड्डियां खींच लाए हैं। चीर फाड़ जारी है। बीच बीच में हिस्से और अधिकारों का भौंकना भी जारी है। नन्हे पिल्लों को भी अपना हिस्सा मांगने के लिए दूर से ही महीन की और कभी कभी भुक में बोलना पड़ रहा है। मुर्गे दरबे में बंद हैं। उनकी बांग तो सुबह की गिरवी है। हाँ, कभी कभी पंख फड़फड़ाने के साथ साथ कुकड़ू कू का छोटा सा शोर एक साथ सुनाई पड़ जाता है, फिर अपने आप शांत हो जाता है। सभी कुछ स्थिर है। बस लाल छींटे की खबर फुसफुसाहट में तारी है। लंबे बांस के खंभे पर लगा जो बल्ब टिमटिमा रहा है, उसके चारों तरफ बुझिया कीड़ों ने घेरा बना रखा है कि रोशनी ऐसे छनकर आ रही है जैसे दिवाली की दुबदुबाती झालर। किसी किसी ने कटिया जोड़कर एक बल्ब अपनी झुग्गी में ही लगाया हुआ है। पर ये क्या, बिजली तो फिर गुल हो गई। जोमई की मझली बेटी किशोरी जोर से चिल्लाई। उसका चिल्लाना था कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और आवाज आई, बिजली तो गुल हो गई, पर तू जल रही है और हमें भी जला रही है। थप्पड़ की चोट को ड्योढ़ी पर ही छोड़ किशोरी सट अपनी झोपड़ी में घुस गई। किशोरी तो झोपड़ी में चली गई, पर साकिया की पैनी नजर से न बच पाई। वो भाप गई कि जोमेई उससे कुछ छिपा रहा है। जो सुबह से सरगोशी चल रही है कुनबे में, उसका संबंध किशोरी से ही है। उसने आव देखा न ताव जगराना की खाट पर जाकर बैठ गई और अपने हाथ में बंधा ताबीज निकालने लगी। जगराना चिल्लाई, ये क्या कर रही? कुनबे का सत्यानाश करवाएगी क्या? जानती नहीं, इस ताबीज में हमारे पुरखों की शक्तियां बंधी हैं। मेरे जिंदा रहते ऐसे सोचना भी मत। जानती है, मेरे बाद तू और मेरे बाद इस कुनबे को कोई नहीं संभाल पाएगा। ऐसे में कुनबे को सत्यानाश होने से क्या बचा पा रही हूँ? जब मुझे होनी अनहोनी का ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या मैं खाक बचाऊंगी कुनबा? अब तो यहाँ मुझे ही से सारी बातें छुपाई जा रही हैं। साकिया ने कहा, पहले तो ये बता कि आज सुबह से ही तू इतनी परेशान क्यों है? क्यों इतना ज्यादा सोच रही है? रात तू कहाँ थी? वो तो छबीला जाग गई। किशोरी को बगल में ना देख उसने अपने बाप को बताया। फिर वो दोनों टॉर्च लेकर गए। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने तेरी झुग्गी की तरफ झांक कर देखा, तुम हमें दिखी ही नहीं, तो हम दोनों ही चले गए। हमने देखा कि सामने की बिल्डिंग वो तो छबीला जाग गई। किशोरी को बगल में ना देख उसने अपने बाप को बताया। फिर मैं और वो दोनों टॉर्च लेकर गए। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने तेरी झुग्गी की तरफ झांक कर देखा, तू हमें दिखी ही नहीं, तो हम दोनों ही चले गए। हमने देखा कि सामने की बिल्डिंग के कमरे के दरवाजे से किशोरी निकल रही थी। हम बिल्कुल उसके सामने खड़े थे। वो ससुरी मरती क्या करती, पकड़ तो गई ही थी, तो चुप आकर अपनी झुग्गी में दुबक गई। हमने लाख पूछा लेकिन उसकी जुबान न खुली। हम ये नहीं पता कर पाए कि उसके साथ कौन था। बताते बताते जगराना बीच में ही चुप हो गई। जगराना तो चुप हो गई, पर साकिया की आंखों से अंगार निकलने लगा। वो थर थर कांप कर चिल्लाने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है मौसी कि तेरे सामने कोई चुप रह सके? तूने क्यों नहीं पूछा उससे? कमरे में उसके साथ कौन था? तुझे पता है? बोल मौसी, जल्दी बोल, कौन था इसके साथ? तुझे सब पता है। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रही है। साकिया चिल्ला रही थी। वहीं जगराना एक चुप की हजार चुप थी। वो जानती थी कि साकिया कुछ भी बर्दाश्त कर लेगी, पर लड़की की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाएगी। साकिया ने मौसी को कभी इस तरह चुप्पी साधे नहीं देखा था। वो अचंभित थी कि आखिर कौन है जिसके लिए मौसी का खून नहीं खोल रहा। उसने जगराना को जोर से पकड़कर झंझोड़ा और बड़ी तेजी से झटका देते हुए उसके हाथ का ताबीज नोचा और आसमान की तरफ उछाल दिया और इतनी जोर से चिल्लाई कि तेरे हाथ पर ये लोना ताबीज अब शोभा नहीं देता मौसी। शोर सुनकर लोना कुनबा इकट्ठा हो चारपाई को घेर कर खड़ा हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ के शोरगुल में भी जगराना मौन थी। आसमान में काली अंधेरी रात का घना साया नट कुनबे पर गहराता जा रहा था। दो सत्ताधारी स्त्रियों में एक वाचाल हुई जा रही थी, तो एक मौन साधना किए हुए थी। मौन का कुरूप रूप तब और कुरूप हो गया जब घेर कर खड़े होने वाले लोग अत्यधिक वाचाल हो चिल्लाने लगे, आखिर बोलती क्यों नहीं? कौन है जो तुम्हारे कुनबे की इज्जत छीन करना चाहता है?
सबकी सुनते सुनते जगराना की चुप्पी आखिरकार टूट गई और आंचल को मुंह में ठूंसते हुए बोली कि 1-2 दिन रुक जाओ, जब कुत्ते भौंकेंगे और गिद्ध मंडराएंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि कल रात किसने आंख उठाई थी। तुम लोगों को नहीं याद, पर मुझे साकिया की इज्जत लूटने पर ली गई अपनी कसम अभी भी याद है कि अगर बदला नहीं ले पाई तो मेरी लाश ही निकलेगी। तो क्या, सब एक साथ चिल्ला पड़े। कहा ना, अगर कुत्ते और कौवे सुराग ना दे पाए तो चीलें हमारे आकाश में जरूर उड़ेंगी। हाँ, तुम सभी सुन लो, कल मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। सुबह हो गई थी, मुर्गे बांग देकर चुप हो गए थे। पूरे लोना कुनबे में गहरा सन्नाटा था, पर सबकी निगाहें आसमान में मंडराते गिद्धों, चीलों को ढूंढ रही थी। 2 दिन और 2 रात बीत गई, परंतु वे नहीं दिखाई दिए। तीसरे दिन की सुबह हो गई थी, सूरज की पहली किरण फूट रही थी कि अचानक कुत्तों ने तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया। 3-4 नट उसी तरफ दौड़े तो पता चला कि झाड़ियों में मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, बदबू आ रही है। ये खबर सुनते ही साकिया अपनी ओढ़नी संभालती हुई दौड़ पड़ी। उसको जगराना की हकीकत पता थी। वो जानती थी कि जो आग 14 बरस की उम्र में उसके जिस्म पर लगाई गई थी, वही आग मौसी के जिस्म पर भी 14 बरस की उम्र में अपना निशान छोड़ गई थी, और अब 14 बरस में किशोरी भी चल रही है। फर्क बस इतना है कि मौसी की आग उनके माँ बाप ने समाज के डर से बुझवा दिया था, जबकि उसके जिस्म में लगी हुई आग खुद मौसी ने पानी डालकर बुझा दी थी। पर किशोरी की आग को तो मौसी को ही चिता देनी थी। आखिर ऐसी आग को बुझाना भी तो बहुत कठिन होता है, जिसकी चिंगारी अपनी ही हो। सोचते सोचते वो झाड़ियों की तरफ बढ़ रही थी कि थोड़ी दूर जाते ही उसे जगराना की फटी ओढ़नी दिखाई दी, और ओढ़नी से झांकती 2 उंगलियां भी। वो सनक कर मौसी मौसी चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। अचानक से पैदा हुए वहम की तस्वीर उसके सामने जगराने के छत पिछत शव के रूप में पड़ी हुई थी। वो कटे पेड़ की तरह चिंगाड़ मार कर गिर पड़ी। चील कौवे पहले से ही मंडरा रहे थे, अपनी लय में लहरा लहरा मंडराते रहे हुए। उसके चिंघाड़ने की आवाज़ सुन कुत्तों का भौंकना बंद पड़ गया था। अब केवल और केवल भौंक रही थी। तो पलक झपकते बदला लेने वाली साकिया, साथ में लोना कुनबा भी पिल्लों की तरह मिमिया रहा था। धन्यवाद। मेरी कहानी थी प्रतिशोध। आशा है आप सभी ने सुनी होगी। अब मैं एक लव कथा प्रस्तुत करूंगी। जी, बीच बीच में कमेंट पढ़ना भी आवश्यक है। आर्यन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं पहले पढ़ती थी तो मुझे कुछ लोगों ने टोका कि बीच में कमेंट मत पढ़ें, कहानी में गतिरोध होता है, तो मैंने इसलिए नहीं पढ़ा। क्षमा करें, अगर पढ़ना आवश्यक है तो मैं पढ़ती रहूँगी। मंजुला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वही बात कही जो मैंने कहा था। जी, तारतम्यता ही टूटती है। कई लोगों ने मुझे टोका, मैं पहले पढ़ती थी तो कई लोगों ने मुझे टोका कि कहानी की तारतम्यता टूटती है, इसलिए बीच में कमेंट ना पढ़ें। तो मैं अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। इस लघु कथा का शीर्षक है प्रायश्चित। अरे आप? हाँ, मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था, पर आपकी आंखों पर बंधी पट्टी की वजह से अपना परिचय नहीं दिया। यहाँ कब से? यहाँ तो मैं करीब 2 साल से हूँ। अमेरिका से लौटने के बाद से मैं इसी हॉस्पिटल में हूँ। ओह! पट्टी खुलते ही सुगंधा ने जैसे ही डॉक्टर को देखा, वो अवाक रह गई। तब उसके आश्चर्य का ठिकाना और नहीं रहा जब उसे पता चला कि उसकी आंखों का इलाज रोहित नहीं किया है। रोहित उसके पापा के दोस्त अनुज अंकल का बेटा था। अनुज सुगंधा के लिए अपने एमबीबीएस टॉपर बेटे का रिश्ता लाए थे, जिसका शारीरिक विकास पैदाइशी कुबड़ होने की वजह से रुक गया था। सुगंधा ने शादी करने से इनकार कर दिया था, और बाद में जिस लड़के से शादी की थी, उसी ने गुस्से में उसकी आंखों में हिट स्प्रे कर दिया था, जिसकी वजह से उसे दिखना बंद हो गया था। बहुत धन्यवाद। ये लोक कथा थी मेरी प्रायश्चित। एक लव कथा मैं और पढ़ती हूँ, और उस लव कथा का शीर्षक है विसंगति। मनवा जतन करे चाहे जो, धार धार तुम्हें बहना है। तू गाना ही गाती रहेगी या कुछ काम भी करेगी?
इधर आ, ये धुन्नी पकड़, मैं जरा ऊपर जाकर छप्पर को पन्नी से अच्छी तरह ढक दूं, नहीं तो बारिश होते ही तू फिर मेरे ऊपर चिल्लाएगी। अभी रहन दे, पहले खेत पर चल, वहां हमने बारिश का पानी रोकने के लिए जो मेड़ बनाई थी, पानी भर गया है। जल्दी से धान की पौध रोक देते हैं, नहीं तो मेड़ कहीं से खुल गई तो सारा पानी बह जाएगा। तू देख आई क्या, अपना खेत लबालब भरा है। क्या रे? हाँ हाँ, तभी तो इतने सुर में गा रही है। कहाँ? खेत बनने से तो खुश हूँ, पर ये अपनी छप्परिया चू चू हलाल किए है। छप्पर के नीचे सेवक और सवित्रा बरसात के फायदे नुकसान को अपने तराजू में तोल रहे थे। नन्हा केशव छप्पर चूने से धरती में बने बिल को उंगली से तराश कर कंचा खेलने के लिए कुड़ी बना रहा था। तभी अम्मा ने घर के सारे कपड़े बर्तन बटोरे और हंसती हुई बोली, हे इंद्र देवता, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी जो हमारी सूखी तलैया को भर दिया। कुछ दिन बासन कपड़ा धोने की किल्लत ना रहेगी। आजी की बात सुनकर केशव खुश होते हुए बोला, सच आजी, मैं भी देवता से बहुत खुश हूँ। घर में कंचा खेलूंगा और घर से बाहर तालाब में नाव नौरी। धन्यवाद। ये थी मेरी लव कथा विसंगति। मेरे ख्याल से मैंने 5 लव कथाएं और एक कहानी पढ़ दी है। और जो है अब मैंने इतनी ही निकाली थी, तो दीदी ने कहा था कि 5 लव कथाएं और एक कहानी जो है ठीक रहेगी। तो या तो फिर मैं निकाल लूँ देखकर, तो फिर मैं आगे का पढ़ती हूँ एक थोड़ी देर के लिए। एक लव कथा अभी मैंने लिखी थी, ग्रे काजल। ये काजल की कोठरी मुहावरों पर लिखी थी मैंने ये लव कथा, और ये ग्रे काजल इसका शीर्षक है, काजल की कोठरी पर। चल उधर, ये बिस्तर उठा, दादू के कमरे में तेरे सोने की जगह बना देती हूँ, तू वहीं सोएगी। दादू के कमरे में। दादू के कमरे में फूफू जी? उनके कमरे में नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैं यहीं आपके कमरे में बेड के पास अपना बिस्तर लगा देती हूँ। अरे पागल, दादू तुझे बढ़िया कहानी सुनाएंगे, दीदी को भी सुनाते थे। यहाँ साहब जी लेटेंगे, तेरा कपड़ा उठ गया तो अच्छा नहीं रहेगा, तो उधर सीढ़ियों के बगल वाली खाली जगह में लगा लेती हूँ। अरे नहीं, उधर भैया भाभी का कमरा है ना, भैया बाहर निकलेंगे कुछ लेने, अच्छा नहीं लगेगा उनके सामने ऐसे, तो उधर बरामदे में सो जाती हूँ। वहाँ से आंगन भी दिखता है, आसमान भी तो दिखता रहता है फूफू जी, बढ़िया रहेगा। कभी झांक कर तारों को देखूंगी, कभी चंदा को, और जब बारिश होगी तो बढ़िया बढ़िया ठंडी बयार आएगी, साथ में बौछार भी। आहा, सुबह के समय उधर पीछे वाले बरगद के पेड़ पर चिड़ियाँ भी चहचहाएंगी, हमको बड़ा अच्छा लगता है चिड़ियों को सुनना। अपने गांव में तो बाग में कितनी चिड़ियाँ बोलती हैं। सो तो ठीक है, पर क्या फूफू जी? अरे यही कि तेरी अम्मा ने तुझे भेजते हुए बार बार कहा था कि सवेता बहनी, बिटिया को अपने तीर सुलहियो, केहू पर भरोसा मत करियो,
ये बिटिया जात है, इनका आँख के दीदा समझो, अंजन काजल लगाए काम नहीं चलत, बड़ा जोगना पड़ता है इन्हें। हम तो यही के आगे पीछे मंडराती रहती हैं, लेकिन अब आपकी बात है, आपका नमक खाए हैं जिंदगी भर। फिर आपने भैया की बिटिया, बहू जी की नौकरी, पोती खिलैबे की बात है। श्वेता के मुंह से अम्मा की बात सुनते ही बिट्टन मचल गई। नहीं, अम्मा तो ऐसे ही, हम तो बरामदे में सोएंगी फूफू जी। सोचने दो बेटा। सोच विचार कर श्वेता ने बिट्टन को बरामदे में लेटने की इजाजत देते हुए खुद चटाई लेने चली गई। अभी वह चटाई लेकर लौटी ही थी कि बाबूजी बिट्टन का हाथ पकड़े उससे पूछ रहे थे, ये तेरा कड़ा चांदी का है क्या रे? कड़े का भाव लेते बाबूजी लॉकेट में लटके जा रहे थे। इस लघु कथा का शीर्षक था ग्रे काजल, जो मुहावरा काजल की कोठरी पर मैंने लिखी थी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। एक और लघु कथा पढ़ना चाहती हूँ। इस लघु कथा का शीर्षक है बेबसी। तुम्हें डर नहीं लगता? बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इस तरह सीवर में घुस जाते हो। क्या ही कहें साहब जी, डर क्यों नहीं लगता? रोज ही नाले में जहरीली गैस से मरने की घटना सुनता हूँ, परंतु क्या मतलब? बाल बच्चे तो हैं ना? खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो? बीवी भी कोई काम करती है? नहीं साहब, पहले करती थी, कूड़ा उठाती थी, पर अब तो ये क्या? ये नगर निगम वाले ना पूरा संगठन है साहब जी। अब हम लोगों की कोई पूछ नहीं, वहाँ उनके अपने लोगों की ही चलती है। कॉलोनी वाले भी क्या करें? अगर हम लोगों को कूड़ा दे दें तो वे लोग घर घर जाकर झगड़ते हैं। एक दिन तो हमारी मेम साहब से ही उलझ गए। कूड़ा भले ही आप किसी को दीजिए, परंतु कूड़ा उठवाइए हम घर से ही लेंगे। फिर क्या? दो जगह कौन पगार दे? ऊपर से 30 त्योहार में इनाम भी तो देना पड़ता है। हालांकि मेम साहब ने उन लोगों को डांटा भी कि कूड़े वाली से क्यों उलझ रहे हो आप लोग, जिसे हमारा मन करेगा उसे कूड़ा देंगे। कुसुम सुराना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे हमारा मन करेगा उसे कूड़ा देंगे। लेकिन फिर वही बात, कॉलोनी की अपनी समिति है, वहाँ तय हुआ कि कूड़ा नगर निगम को ही दिया जाएगा। बस मेरी बीवी का काम बंद हो गया। ओह, क्या ही कहें। लेकिन तुम नंगे बदन क्यों घुस जाते हो? कोई सुरक्षा किट नहीं मिलता क्या? दिक्कत हो गई तो क्या करें हम? आके 4 दिन से यहाँ रोज आता हूँ, सुरक्षा उपकरण न होने से लौट जाता हूँ। इंतजार करते करते दिहाड़ी के लिए भी देर हो जाती है, तो घर बैठ जाता हूँ। अब कुछ खर्चा हमारे घर में भी तो होता है, मजबूरी क्या न करवाए साहब। ये मेरी लघु कथा थी बेबसी। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। और विजयलक्ष्मी आंटी को बहुत शुक्रिया और प्रतिगामिनी पटल को बहुत शुक्रिया। मैं अब अपनी लघु कथा वाचन और कहानी वाचन यहीं पे पूरा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मंजुला दीदी, प्रतिगामिनी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप लोग जुड़े रहे। मुझे कमेंट दिखाई नहीं दिए इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। बहुत शुक्रिया।